तो हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पे। इस वीडियो में देखेंगे ज्योग्राफी टर्म 2 क्लास 12th का सेट 2। ठीक है, क्लास 12th जैक बोर्ड का जो क्लास 12th का जो मॉडल पेपर जैक ने जारी किया है, सेट 1 ऑलरेडी मैंने कंप्लीट कर चुका है अपने चैनल पे। तो आज के इस वीडियो में सेट 2 को देखेंगे, ज्योग्राफी पूरा डिटेल में हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। तो देख सकते हैं आप, पूरा कंप्लीट ये पैकेज रहेगा। ठीक है, क्लास 12th जैक बोर्ड टर्म 2, उसके बाद 35 मार्क्स का आपका है ये, और सेट 2 है आपका, और ज्योग्राफी आर्ट्स का सब्जेक्ट है, और मॉडल क्वेश्चन पेपर। ठीक है, और 1.5 घंटे का समय आपको मिलेगा। तो सेट 2 का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ध्वनि प्रदूषण से आपका क्या तात्पर्य है। ठीक है, तो इसका क्वेश्चन आंसर आप लोग लिखेंगे कि अनियंत्रित, अत्यधिक तीव्र एवं असहनीय ध्वनि को ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। ध्वनि प्रदूषण की तीव्रता को डेसिबल इकाई में मापा जाता है, डेसिबल डीबी। ठीक है, डेसिबल इकाई में मापा जाता है इसको। उसके बाद है राजमार्ग। राजमार्ग या महामार्ग क्या है? तो देखिए, वैसी सड़कें जो गांव एवं कस्बों को शहरों से जोड़ते हुए वैसी सड़कें जो गांव एवं कस्बों को शहरों से जोड़ते हुए राज्यों को भी जोड़े, वह महामार्ग कहलाता है। भारत की कुल सड़क की लंबाई में महामार्ग की हिस्सेदारी लगभग 4% है। इनके रख रखाव की जिम्मेदारी जो है वो राज्य सरकार, मतलब कि स्टेट गवर्नमेंट करती है, इसका रख रखाव का ध्यान। ठीक है, कंप्लीट। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, वीडियो को थोड़ा शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है आप लोग के लिए। इतना मेहनत करता हूँ वीडियो बनाने के लिए, तो आप लोग का भी दायित्व बनता है कि आप लोग वीडियो को शेयर करते चलें। फिर है 3rd नंबर क्वेश्चन, पेट्रो रसायन उद्योग क्या है? तो पेट्रो रसायन उद्योग को डिफाइन हम लोग ऐसे करेंगे कि भूगर्भ से निकले खनिज तेल के शोधन के समय कई प्रकार के उत्पादन प्राप्त होते हैं। मतलब जब भूगर्भ से खनिज निकलता है शोधन के समय, तो बहुत सारे कई प्रकार के उत्पादन प्राप्त होते हैं। उसी को कच्चे माल के रूप में प्रयोग कर कई प्रकार की वस्तुएं बनाई जाती है। इसे ही पेट्रोकेमिकल उद्योग कहा जाता है। ठीक है, और उदाहरण क्या है? प्लास्टिक उद्योग, सिंथेटिक वस्तु उद्योग और उर्वरक आदि। ठीक है, कंप्लीट ये रहा आपका। फिर है 4 नंबर क्वेश्चन। 4 नंबर है कि झूम कृषि से आप क्या समझते हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही आसान क्वेश्चन भी है दोस्तों। ठीक है, झूम कृषि। तो झूम कृषि क्या है कि इसमें क्या होता है ना कि जो आखेटक होते हैं और किसान जो होते हैं, वो कुछ समय के लिए एक निश्चित एरिया को डिफाइन कर लेते हैं कि हमको खेती वहीं पर करना है। उसके बाद क्या होता है कि जब वहाँ पर जला उला के पेड़ को जलाकर और जंगलों को जलाकर साफ करके वहाँ खेती करते हैं, और जब उस भूमि का उर्वरक शक्ति कंप्लीट खत्म हो जाता है, तो फिर वो कुछ नए जगह पर जाते हैं और वहाँ पर फिर वो वही क्रियाकलाप करते हैं कंप्लीटली। तो इसको एक स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। तो इसका डेफिनेशन लिखेंगे कि इस कृषि में जंगलों में वृक्षों को काट कर उसे जलाया जाता है और उसे कृषि के उपयुक्त बनाया जाता है। कुछ समय बाद वहाँ खेती करने के बाद उर्वरा शक्ति कम हो जाती है, तो लोग दूसरी जगह फिर से वही कार्यकलाप करते हैं। इनमें मुख्य रूप से किसानों या लोगों का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण होता है, इसलिए इसे स्थानांतरित कृषि भी कहा जाता है। इसे कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। आप हो सकता है कि इस क्वेश्चन से ऑब्जेक्टिव बन जाए कि कर्तन दहन प्रणाली क्या है, कौन सी कृषि है, तो आप उसका आंसर लिखेंगे झूम कृषि। उसके बाद क्या है कि इसका मुख्य क्षेत्र कौन कौन सा है पूरा विश्व में झूम कृषि का? तो एक है अमेजन बेसिन। ठीक है, एक कंप्लीट आपको मिलेगा अमेजन बेसिन, दक्षिणी अमेरिका में अमेजन बेसिन। ट्रॉपिकल अफ्रीका, जो अफ्रीका का जो ट्रॉपिकल एरिया है, इक्वेटोरियल रीजन जो अफ्रीका का है, उसमें जैसे केन्या। उसके बाद आपका फिर ठीक है, तो ये रहा आपका ट्रॉपिकल अफ्रीका। फिर उसके बाद है साउथ ईस्ट एशिया, नॉर्थ ईस्ट एशिया। और अन्य नाम क्या है इसका? जैसे पूर्वी भारत में इसको कहते हैं हम लोग झूमिंग। ठीक है, पूर्वी भारत मतलब कि अरुणाचल प्रदेश के साइड में इसको झूमिंग कहा जाता है। उसके बाद आपका क्या है? मिल्पा। मिल्पा आपका मैक्सिको में मिल्पा कहा जाता है। ब्राजील में रोका कहा जाता है, और मलेशिया में लेडोंग कहा जाता है। तो ये मुख्य नाम है स्थानांतरित कृषि के। ठीक है, नेक्स्ट है कि मुंबई हाई क्यों प्रसिद्ध है?
तो आप सभी जानते हैं, क्लास 10 से आप पढ़ते आ रहे हैं कि मुंबई हाई जो है पेट्रोलियम उत्पादन, मुंबई हाई, नाहर, कटिया, असम, डिगबोई, ये सब क्या है, हमारे पेट्रोलियम क्षेत्र हैं, ठीक है। तो मुंबई हाई जो है वो पेट्रोलियम उत्पाद के लिए प्रसिद्ध है। इसे सेल तेल भी कहा जाता है, मतलब पेट्रोलियम को क्या कहा जाता है, सेल तेल। ये पेट्रो प्लस ओलियम से हुआ है, ठीक है। पेट्रो मतलब सेल होता है और ओलियम मतलब तेल, तो सेल तेल से का ही उत्पादन का रूप है ये पेट्रोलियम। फिर है 6 नंबर 6 नंबर में कि प्रवास शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। तो प्रवास किसको बोलते हैं कि जनसंख्या के किसी एक स्थान से जाकर दूसरे स्थान पर बसने की प्रक्रिया प्रवास कहलाती है, प्रवास कहलाती है। भारत में मुख्यतः 2 कारकों के कारण प्रवास होती है, प्रतिकर्ष कारक और अपकर्ष कारक, ठीक है। अब प्रवास का क्या क्या उद्देश्य हो सकता है कि शिक्षा सुविधाएं, बहुत कोई क्या है कि शिक्षा के वजह से ही प्रवास करता है। फिर कुछ गुणवत्ता शैली और आर्थिक कारण, इकोनॉमिकल कारण में आपका हो जाएगा कि कुछ जो अपने काम उम करने के लिए छोटे शहरों से बड़े शहरों और छोटे कस्बों से बड़े शहरों में जाते हैं और पलायन करते हैं और वहाँ पर जीवन यापन करके आते हैं। और इससे क्या होता है कि हमारे इंडिया में रेमिटेंस आता है, ठीक है। अगर बाहरी कोई कंट्री पे अगर इंडिया का आदमी जाके काम करता है तो उससे हमारा रेमिटेंस प्राप्त होता है। उसके बाद 7 नंबर है जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि, तो इसमें क्या है कि किसी विशेष समय अंतराल में, जैसे कोई 10 वर्ष का ले लिए चाहे 5 वर्ष ले लिए, ठीक है, जनरली आदमी 10 वर्ष लेते हैं, तो किसी विशेष समय अंतराल में 10 वर्ष मतलब किसी देश राज्य के निवासियों की संख्या में परिवर्तन को जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है, ठीक है। जनसंख्या वृद्धि कहा जाता है। यह 2 प्रकार से व्यक्त किया जाता है, एक तो सापेक्ष वृद्धि होती है और एक प्रति वर्ष होने वाले प्रतिशत परिवर्तन के कारण ये होती है जनसंख्या वृद्धि। उसके बाद क्या है, जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले कारक, 8वां नंबर क्वेश्चन। अच्छा, इसमें है जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक को लिखें। तो इसमें हम लोग बनाएंगे कि प्रवास के ऐसे कारक, ठीक है, प्रवास के ऐसे कारक जो लोगों को निवास या उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारण बनते हैं। मतलब क्या है, देख रहे हैं कि कुछ पुल फैक्टर है, ठीक है। प्रवास के ऐसे कारक जो लोगों को निवास या उद्गम स्थान को छुड़वाने का कारक बनते हैं, उन्हें प्रतिकर्ष कारक कहा जाता है। और इसका उद्देश्य क्या क्या होगा, उद्देश्य होगा गरीबी, बहुत कोई गरीबी की वजह से प्रवास करना चाहता है। उसके बाद फिर गरीबी के बाद है शिक्षा, ठीक है, कंप्लीट आपका शिक्षा आ जाएगा। उसके बाद स्वास्थ्य सुविधाएं, उसके बाद कृषि भूमि पर दबाव और इंफ्रास्ट्रक्चर, जैसे बिजली, पानी, परिवहन और स्वास्थ्य सुविधा, ये सब हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर के अंतर्गत आएंगे। तो ये हैं जनसंख्या प्रवास को प्रभावित करने वाले प्रतिकर्ष कारक के उद्देश्य, ठीक है। अब क्या है कि भारतीय कृषि की किन्हीं 5 मुख्य विशेषताओं को बताएं। आप इसको अगर चाहते हैं तो आप इसको डिफाइन कर सकते हैं, पूरा डीपली लिख सकते हैं, ठीक है। तो भारतीय कृषि की किन्हीं 5 मुख्य विशेषता क्या है कि भारतीय कृषि की 5 मुख्य विशेषता इस प्रकार है। जैसे भारत की एक प्राथमिक क्रियाकलाप है, कृषि जो है वो भारत की प्राथमिक क्रियाकलाप इसको बोल सकते हैं। उसके बाद है कि देश का 80%, ठीक है, देश का 80% श्रमिक जो है वो कृषि कार्य से संबंधित है। उसके बाद जीडीपी, जो ग्रोथ डेवलपमेंट प्रॉफिट जो है उसमें अहम योगदान निभाता है, अर्थव्यवस्था पर निर्भरता होती है, मानसून पर निर्भरता है और पुरानी तकनीक के माध्यम से खेती की जाती है। यह है क्या है, इसकी विशेषता है। 10 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सिंचाई क्यों आवश्यक है, कोई 3 कारण दें। तो सिंचाई क्या है कि मृदा को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की प्रक्रिया क्या है, सिंचाई है। मृदा को मतलब मिट्टी को कृत्रिम रूप से पानी देकर उसमें उपलब्ध जल की मात्रा में वृद्धि करने की प्रक्रिया क्या है, सिंचाई है। सिंचाई की आवश्यकता क्यों है, हमारे इंडिया पे जल का असमान वितरण पाया जाता है, कहीं पर जल अच्छा खासा है तो कहीं जल बहुत कम है। आप देख सकते हैं, इसका सबसे बढ़िया उदाहरण क्या है कि कहीं चापाकल बनता है, नया कुड़वाता है, तो वहाँ आप देख सकते हैं कि भूमि का जो पानी का स्तर है भूमि वो काफ़ी नीचे चला जाता है, लेयर, ठीक है। तो यही है कि कहीं कहीं पर पानी का जल का असमान वितरण है। उसके बाद क्या है कि मानसून का अनियमितता, यह भी बहुत ही महत्वपूर्ण रीजन है।
सिंचाई के लिए। तो आप देख सकते हैं कि मानसून का भारत में काफ़ी अनिश्चितता है, कब मानसून आ जाएगा, कब चला जाएगा और कब अच्छा वर्षा होगी, कब थोड़ा खराब वर्षा होगी, इसका कहना बहुत ही मुश्किल है। उसके बाद है फसल को पाले से बचाने के लिए और मिट्टी को सूख कर कठोर बनने से रोकना। अगर बारिश नहीं होगी या सिंचाई नहीं होगी तो मिट्टी काफ़ी कठोर हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो पौधे हैं उनकी जड़ों पर इफेक्ट पड़ेगा, तो उससे पैदावार में कमी होगी। ठीक है। उसके बाद है धान के खेतों में खरपतवार की वृद्धि को रोकना। नेक्स्ट है लौह अयस्क के प्रकारों को बताएं। लौह अयस्क, ठीक है। तो आयरन ओर क्या है कि यह भारत की प्रमुख आधारभूत खनिज है लौह अयस्क। और औद्योगिक विकास की रीढ़ भी कहा जाता है इसे। औद्योगिक विकास की रीढ़ कौन सी अयस्क, कौन सी उद्योग है, तो लौह अयस्क उद्योग, ठीक है, मतलब लोहा इस्पात उद्योग। और साथ ही भारत उच्च कोटि के लौह अयस्क में धनी है। भारत विश्व में 8% लौह अयस्क का उत्पादन करता है। अब लौह अयस्क के 4 प्रकार होते हैं मुख्यतः, ठीक है। लौह अयस्क के 4 प्रकार में कौन कौन से हैं? सबसे पहले मैग्नेटाइट है, जो सबसे उत्तम क्वालिटी का लौह अयस्क है, और इसमें क्या होता है 70% लौह धातु पाए जाते हैं। सेकेंड है हेमेटाइट, इसको लाल कत्थई कलर के ये होते हैं और 60 से 70% इसमें धातु होती है। थर्ड नंबर है लिमोनाइट, ये पीला या भूरा होती है और इसमें 40 से 60% धातु की मात्रा पाई जाती है। फिर है सीडेराइट, जिसमें सबसे निम्न क्वालिटी का लौह अयस्क कौन सा है? सीडेराइट, और इसमें यह राख जैसा होता है। इसमें 30 से 40% के आसपास में लोहांश पाया जाता है, मतलब लौह धातु पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत में लौह अयस्क के क्षेत्र। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जब इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आप एक मैप बना दीजिएगा और उसमें सभी पेटियों को दर्शा सकते हैं आप, ठीक है। जिसमें भारत में लौह अयस्क पेटी सबसे पहले उड़ीसा झारखंड पेटी है, उड़ीसा झारखंड पेटी। दूसरा सेकंड है दुर्ग बस्तर चंद्रपुर पेटी। थर्ड है बेलारी चित्रदुर्ग चिकमंगलूर तुमकुर पेटी। फिर है एक महाराष्ट्र गोवा पट्टी। तो ये 4 प्रकार की मुख्य पेटी है जहाँ पर लौह अयस्क पाया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका 11 नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन में 12 नंबर, तो इसमें है लघु एवं कुटीर उद्योग में अंतर बताएं। कुटीर एवं लघु उद्योग में अंतर। तो सबसे पहले एक साइड लिख लेंगे हम लोग कुटीर उद्योग, एक साइड लिखेंगे लघु उद्योग। सबसे मुख्य कारण पे आएंगे। तो कुटीर उद्योग में औजार और उपकरण जो है वो काफ़ी साधारण होती है कुटीर उद्योग में, और लघु उद्योग में क्या है कि औजार और उपकरण अपेक्षाकृत जटिल होती है, ठीक है। कुटीर उद्योग में क्या है कि परिवार के सदस्य की सहायता से भी उत्पादन किया जा सकता है, और लघु उद्योग में क्या है कि मशीन और मजदूर द्वारा कार्य में उत्पादन किया जाता है। फिर कुटीर उद्योग में है कि रोजगार के अवसर यहाँ कम होते हैं और लघु उद्योग में रोजगार के अवसर थोड़ा ज़्यादा होते हैं। अब कुटीर उद्योग में कच्चा माल आसानी से उपलब्ध होता है और लघु उद्योग में कच्चा माल आसानी से उपलब्ध नहीं होता है। एक चीज़ और है कि कुटीर उद्योग का उदाहरण है बांस से टोकरी बनाना इत्यादि, ठीक है। लघु उद्योग का उदाहरण है सूती वस्त्र उद्योग, सीमेंट उद्योग इत्यादि लघु उद्योग, ठीक है। नेक्स्ट चल रहे हैं हम लोग। नेक्स्ट चल रहा है पर्यावरण प्रदूषण क्या है, इसके प्रकारों को लिखें। तो पर्यावरण प्रदूषण क्या है कि मानवीय गतिविधियों द्वारा वायुमंडल में विभिन्न तरह से प्रदूषित करने को ही पर्यावरण प्रदूषण कहा जाता है। अपशिष्ट उत्पादों से मुक्त द्रव्य एवं ऊर्जा का परिणाम पर्यावरण प्रदूषण कहलाता है, ठीक है। अब इसका मुख्य प्रकार क्या क्या है? जल प्रदूषण, सबसे पहले जल प्रदूषण, सेकंड है ध्वनि प्रदूषण, थर्ड है वायु प्रदूषण और चौथा है भूमि प्रदूषण। ये मुख्य प्रकार है प्रदूषण के। नेक्स्ट चल रहे हैं उसकी उपग्रह संचार क्या है, लाभ बताएं। उपग्रह संचार, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उपग्रह संचार। तो इसका आंसर क्या है कि पृथ्वी कक्ष में तैनात छोटी छोटी मशीन जो हमारे हर एक कार्य को आसान बनाती है उसे उपग्रह संचार कहा जाता है। एकदम डेफिनेशन मैंने अपने से बनाई है इसकी, ठीक है। तो बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है, अगर आप चाहें तो दूसरी डेफिनेशन को भी यूज कर सकते हैं, पर यह डेफिनेशन काफ़ी सही है कि पृथ्वी कक्ष में तैनात छोटी छोटी मशीनें जो हमारे हर एक कार्य को आसान बनाती है उसे उपग्रह संचार कहा जाता है। इसके क्या क्या लाभ हैं, इसके मुख्य लाभ क्या हैं?
इसके मुख्य लाभ है टेक्नोलॉजी को बढ़ावा देंगे। अगर उपग्रह संचार प्रणाली को हम लोग डेवलप करेंगे तो इससे टेक्नोलॉजी में बढ़ावा होगा, और जिससे आज देख सकते हैं कि आज हमारा जो भारत है वो साइंस के विज्ञान के क्षेत्र में इतने आगे बढ़ रहा है। तो उसका मुख्य कारण क्या है? उपग्रह संचार प्रणाली का डेवलपमेंट होना। ठीक है, उपग्रह संचार प्रणाली का डेवलपमेंट होना। जैसे आप देख सकते हैं कि मंगल ग्रह में भी मंगलयान छोड़ा गया था। इस टाइप का बहुत सारा चीज़ जो DRDO और इसरो के द्वारा भेजा जाता है, तो ये हमारे जो है सो उपग्रह संचार से ही रिलेटेड हैं। उसके बाद है स्पेस में सामंजस्य। ठीक है, स्पेस मतलब अंतरिक्ष में सामंजस्य स्थापित करने के लिए भी उपग्रह संचार प्रणाली बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। फिर है विश्व में एक महत्वपूर्ण स्थान। अगर आज हमारा इंडिया विश्व में एक अव्वल नंबर पर है रॉकेट वगैरह छोड़ने में, क्योंकि इसरो DRDO से काफ़ी सारे रॉकेट छोड़े जाते हैं जो पृथ्वी के कक्ष में जाकर स्थापित होते हैं। उसके बाद है समय की महत्वता। ठीक है, समय की कमी। समय जो पहले बहुत ज़्यादा लगता था कोई भी काम में, वो समय आपका जल्दी हो जाता है। ठीक है, टेक्नोलॉजी की वजह से ही, और जो संचार प्रणाली के माध्यम से ही कंप्लीट हो पाता है। फिर है एक बेहतर संपर्क स्थापित करने के लिए। फिर है मौसम पूर्वानुमान की जानकारी के लिए, और इंटरनेट संचालन और मैपिंग के कार्य के लिए भी उपग्रह संचार प्रणाली का यूज किया जाता है। नेक्स्ट है वायु प्रदूषण के क्या स्रोत हैं, इसका मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो वायु प्रदूषण के क्या क्या स्रोत हो सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि वायु प्रदूषण क्या है। तो ऐसी बाह्य तत्वों की उपस्थिति जो मनुष्य के स्वास्थ्य अथवा कल्याण के लिए हानिकारक हो, उसे वायु प्रदूषण कहते हैं। अब वायु प्रदूषण का मानव जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है। सबसे पहले कि अगर वायु में हानिकारक पदार्थ फैले हुए तो हमारे स्वास्थ्य पर काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट करेगा। उसके बाद ये नर्व सेल, तंत्रिका तंत्र, जो शरीर की सबसे लंबी कोशिका होती है, तंत्रिका तंत्र, उसको काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाएगा। नेक्स्ट है आँख, नाक, कान में जलन। ठीक है, आँख, नाक, कान में जलन होता है। उसके बाद है कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में भी इससे प्रॉब्लम होगा। फिर इम्यून सिस्टम को भी काफ़ी ज़्यादा समस्या पैदा करेगा, और अस्थमा की बीमारी आपको हो सकती है वायु प्रदूषण से। नेक्स्ट है भारत में जनसंख्या वितरण के कारणों का वर्णन करें। तो जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले निम्न कारक हैं। जैसे सबसे पहले भौगोलिक कारक, आप लिख देंगे भौगोलिक कारक, आधारभूत कारक, उसके बाद ऐतिहासिक कारक और आर्थिक कारक। तो भौतिक कारक में पर्वत, पठार, जलवायु और वर्षा आएंगे, और अक्षांश देशांतर की स्थिति आएगी। और आधारभूत कारक में आएगा शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन और बाजार। और थर्ड में ऐतिहासिक कारक में महानगर इत्यादि। और आर्थिक कारक में बेरोजगारी, निवेश, पैसा इत्यादि आएंगे। ठीक है, फिर 17 नंबर क्वेश्चन है परिवहन एवं संचार के सेवाओं के महत्व का वर्णन करें। परिवहन एवं संचार के सेवाओं का महत्व का वर्णन करें। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि परिवहन क्या है। तो इसका एक सिंपल डेफिनेशन होगा, यात्री और सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाना, लाना या ले जाना, उसको हम लोग परिवहन कहते हैं। फिर परिवहन का साधन क्या क्या है। सड़क परिवहन है, जिसको स्थल परिवहन कहेंगे, जल परिवहन और वायु परिवहन। ठीक है, नेक्स्ट है महत्व। तो ये परिवहन के क्या क्या महत्व हैं। एक तो कि यात्रा आसान हो जाता है, परिवहन के माध्यम से यात्रा आसान किया जा सकता है। सामान वगैरह ढोना काफ़ी आसान हो जाएगा, समय की काफ़ी बचत होगी, गंतव्य स्थान तक जल्द हम लोग पहुंच जाएंगे, और पूरे विश्व का एक नेटवर्क में स्थापित करना पड़ेगा। ठीक है, पूरे विश्व को एक नेटवर्क में स्थापित करेगा कौन? परिवहन। ठीक है, नेक्स्ट है संचार। तो संचार क्या है। संचार है सूचना एवं संदेश को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाना, सूचना संचार कहलाता है। ठीक है, संचार कहलाता है। अब संचार के साधन क्या क्या हैं। सबसे पहले टेलीविज़न, फिर रेडियो, न्यूज़पेपर, सिनेमा, पाठ्य पुस्तक, जनसभा और इंटरनेट इत्यादि, इतना क्या है, संचार के साधन हैं। नेक्स्ट है संचार का महत्व क्या क्या है। तो संचार का महत्व सबसे पहले कम्युनिकेशन में बढ़ावा आपको, प्लस आपको नई जानकारी मिलेगी, टेक्नोलॉजी से रिलेटेड नई जानकारियाँ मिलेगी।
अगर टीवी में कुछ नई नई घटनाएं हैं ताज़ा तरीन तो उसको आपको दिखाया जाएगा प्रसारण के माध्यम से, जिसे आप जान सकते हैं। तो ये है साधन के महत्व, ठीक है। उसके बाद कार्यों में तेजी, कुछ कार्य का बहुत से अभी इंडिया में बहुत सारे ऐसे कार्य जो ऑनलाइन किए जा रहे हैं। ऑफलाइन में आपके बहुत समय की खपत होती थी, पर ऑनलाइन में आपके समय की काफ़ी ज़्यादा बचत हो रही है और कार्य में तेजी बढ़ रही है, ठीक है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि की विशेषता को विस्तार पूर्वक लिखें। भारतीय कृषि की विशेषता, तो कृषि को आप लोग डिफाइन कर देंगे। पिछले ही वीडियो में, इस वीडियो के पहले मैंने बता चुका है इसको मैं। उसके बाद क्या है कि भारत की कृषि की विशेषता में सबसे पहले खाद्यान्न की प्रधानता है, इसको आप लोग डीपली लिख लेंगे। उसके बाद है फसलों की विविधता, कृषि का पुराना ढंग, कृषि जोत का छोटा आकार, उसके बाद मानसून पर निर्भरता है। और फिर नेक्स्ट है लास्ट नंबर क्वेश्चन है, मानचित्र पर दर्शाना है आपको। कुछ एरिया आपको दिया गया, तो सबसे पहले आपको दिया हुआ था झरिया, ठीक है, झरिया दिया हुआ था। तो झरिया कहाँ है हमारा, झारखंड में है, तलचर है उड़ीसा में, नवेली जो है तमिलनाडु में है, कोरबा छत्तीसगढ़ में और सिंगरौली मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो ये रहा आपका पूरा मैप, ठीक है। मैप के माध्यम से इसको हम लोग देखेंगे। तो सिंगरौली क्या है, सिंगरौली आपका मध्य प्रदेश में, एमपी में। उसके बाद कोरबा जो है वो छत्तीसगढ़ में, कोरबा कोयला क्षेत्र, एक मुख्य कोयला क्षेत्र भी है कोरबा, ठीक है। तो ये रहा आपका आज का पूरा कंप्लीट ट्यूटोरियल इसका। तो आज के इस वीडियो में हम लोग टर्म 2 के लिए क्लास 12 का ज्योग्राफी टर्म 2 और सेट 2 हम लोग देख चुके हैं कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे आपको सेट 3 को कंप्लीट लेकर। तब तक के लिए बहुत अपना ध्यान रखिए और साथ में आप लोग तैयारी करते रहिए। और बहुत ही मेहनत लगता है वीडियो बनाने में, तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि मेरे सभी नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्द पहुँचे और आप वीडियो से लाभान्वित हों।